हे एवरीवन, चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज मैं 2023 में रिलीज हुई फिल्म 8 AM मेट्रो की कहानी एक्सप्लेन कर रही हूँ। 8 AM मेट्रो एक ऐसी फिल्म है जो एक महिला की कहानी दिखाती है जो एंजाइटी से जूझ रही है और अपनी रोज की मेट्रो यात्रा के दौरान एक अनजान व्यक्ति से उसे अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलता है। यह एक शांत और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है जो मेंटल हेल्थ, कनेक्शन और खुद को पहचानने के बारे में है। ऑलराइट, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी भारत के व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले शहर हैदराबाद में होती है, जो देश के बड़े महानगरों में से एक है, जहां लाखों लोग हर दिन अपनी जिंदगी की दौड़ में भागते रहते हैं। इसी भीड़ भाड़ वाले शहर में हम इरावती से मिलते हैं, जो एक शादीशुदा महिला है और बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखती है। इरावती अपने पति और बच्चों के साथ एक साधारण मिडिल क्लास घर में रहती है। उसका पति रोज काम पर जाता है और परिवार का खर्च उठाता है। घर का जीवन सामान्य तरीके से चलता है, खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं, रोजमर्रा की दिनचर्या चलती रहती है। पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को इरावती की जिंदगी स्थिर, आरामदायक और साधारण लगती है। लेकिन इस सामान्य दिखने वाली जिंदगी के पीछे इरावती हर दिन एक ऐसी अदृश्य समस्या से लड़ रही है जो उसके लिए हर दिन को मुश्किल बना देती है। वह गंभीर एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, जो एक मानसिक बीमारी है और उसकी जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करती है। छोटी छोटी बातें भी इरावती को बहुत घबराहट दे देती है। जब वह बाजार जाती है तो भीड़ उसके आसपास इकट्ठी हो जाती है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और सांसें हल्की पड़ जाती हैं। तेज आवाजें, चाहे ट्रैफिक की हो, किसी के चिल्लाने की हो या दरवाजा जोर से बंद होने की, उसे परेशान कर देती है और वह घबरा जाती है। दिनचर्या में अचानक बदलाव उसे डर से भर देता है। इरावती को ऐसा लगता है जैसे वह अपने ही मन के अंदर कैद हो गई है, जैसे हर समय कोई खतरा हो, जबकि असल में कोई खतरा नहीं होता। उसकी एंजाइटी एक अदृश्य जेल बना देती है, जो उसे खुलकर जीने नहीं देती। वह सामान्य काम करना चाहती है, बाहर जाना और जिंदगी का अनुभव करना चाहती है, लेकिन उसका मन उसे कहता है कि वह नहीं कर सकती, कि अगर उसने कोशिश की तो कुछ बुरा हो जाएगा। उसका पति बुरा या लापरवाह इंसान नहीं है, लेकिन वह सच में नहीं समझ पाता कि इरावती क्या झेल रही है। उसे उसकी घबराहट कमजोरी या जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया लगती है। वह परिवार का खर्च उठाता है और मानता है कि वही काफी है। वह यह नहीं समझ पाता कि मानसिक बीमारियां असली मेडिकल समस्या होती है, सिर्फ स्वभाव की कमजोरी नहीं। एक दिन उसे अपनी बहन रिया का फोन आता है, जो गर्भवती है। रिया उससे कहती है कि वह अस्पताल आकर उसकी मदद करे, क्योंकि उसका पति बिजनेस के काम से अमेरिका गया हुआ है। इरावती मान जाती है और अपने पति से कहती है कि वह उसे अस्पताल छोड़ दे, लेकिन उसका पति कहता है कि उसके पास समय नहीं है, वह मेट्रो से चली जाए। मेट्रो सस्ती भी है और समय पर भी पहुंचाती है। ज्यादातर लोगों के लिए मेट्रो से जाना एक सामान्य बात है, शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। लेकिन इरावती के लिए यह छोटा सा सफर किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। इस सोच से ही उसे कई दिन पहले से डर लगने लगता है। उसके अतीत में एक ऐसी याद है जो मेट्रो के डर से जुड़ी हुई है। जब वह सिर्फ 7 साल की थी, तब वह अपने पिता के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो उसके पिता खाने का सामान लेने के लिए नीचे उतर गए, लेकिन तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी। छोटी इरावती घबरा गई थी। वह डर और अकेलेपन का पल उसकी यादों में आज तक बसा हुआ है। उसी घटना का गहरा असर आज भी उस पर है। सुबह आ जाती है और इरावती खुद को तैयार करने के लिए मजबूर करती है। वह मेट्रो स्टेशन की ओर चलती है और उसका दिल पहले से ही तेज धड़क रहा होता है। जैसे ही वह स्टेशन के पास पहुंचती है, सबसे पहले उसे आवाजें सुनाई देती हैं। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट, ट्रेनों की आवाज जो आती जाती है और सैकड़ों लोगों के कदमों की गूंज। वह सीढ़ियों से नीचे उतरती है और भीड़ तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लेती है। लोग जल्दी में ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं, उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वह वहीं खड़ी रह जाती है। हवा उसे भारी और घुटन वाली लगती है। वह एक बेंच पर बैठ जाती है। उसकी सांसें और भी तेज और भारी हो जाती हैं। उसे चक्कर आने लगता है। उसे लगता है सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, जैसे दुनिया उसके चारों तरफ घूम रही हो और वह खुद को संभाल नहीं पा रही हो। इतनी भीड़ में एक चेहरा ऐसा है जो उसे रोज एक ही समय पर दिखाई देता है। उसका नाम प्रीतम है, लेकिन अभी इरावती यह नहीं जानती। प्रीतम शांत और संभला हुआ इंसान है। वह भीड़ भरी मेट्रो में बहुत आसानी से चलता है, जैसे उसके लिए यह बिल्कुल सामान्य हो। जहाँ इरावती पैनिक अटैक से लड़ रही होती है, वहीं वह चुपचाप खड़ा रहता है। इरावती खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। वह प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है। 8 बजे वाली मेट्रो का अनाउंसमेंट होता है। तेज हवा और आवाज के साथ ट्रेन आती है। दरवाजे खुलते हैं। लोग तेजी से अंदर चढ़ने लगते हैं और इरावती भी उनके साथ बहते हुए अंदर चली जाती है। दरवाजे बंद होने से पहले वह अंदर पहुंच जाती है। उसे खड़े होने की एक जगह मिल जाती है। वह एक पोल को बहुत कसकर पकड़ लेती है। ट्रेन चल पड़ती है। इरावती अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करती है। बस किसी तरह यह सफर पूरा करने की कोशिश करती है।
प्रीतम बहुत ध्यान से देखने वाला इंसान है। वह इरावती की घबराहट को नोटिस करता है। वह देखता है कि वह पोल को बहुत जोर से पकड़े हुई है, उसकी सांसें तेज हैं, उसकी आंखें डर के साथ इधर उधर देख रही हैं। वह समझ जाता है कि वह किसी परेशानी से गुजर रही है, लेकिन वह तुरंत उससे बात नहीं करता। उसे महसूस होता है कि अचानक पास जाना शायद उसे और असहज कर दे। वह अस्पताल पहुंचती है और अपनी बहन से मिलती है। डॉक्टर इरावती से कहते हैं कि उसकी बहन रिया की हालत सामान्य है और वह स्वस्थ है, लेकिन उसे समय से पहले लेबर पेन हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके पास हमेशा परिवार का एक सदस्य रहना जरूरी है, ताकि उसे आराम और सहारा मिल सके। फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वह रिया से कहती है कि वह हर दिन अस्पताल आकर उसके साथ रहेगी, लेकिन एक समस्या है, उसे हर दिन 8 बजे स्टेशन से निकलने वाली मेट्रो से सफर करना पड़ेगा। फिर वह हर दिन मेट्रो से सफर करने लगती है। प्रीतम भी उसी मेट्रो से अपने ऑफिस जाता है। कुछ दिनों तक वे चुपचाप सफर करते हैं, कभी कभी एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। फिर वे हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान करते हैं। बस इतना ही, सिर्फ यह एहसास कि वे एक दूसरे को रोज के यात्री के रूप में पहचानने लगे हैं। एक दिन प्रीतम एक छोटी सी मदद वाली बात करता है। इरावती जवाब देती है। बातचीत बहुत छोटी और साधारण होती है, लेकिन यह उनके बीच पहली असली बातचीत होती है। यहीं से धीरे धीरे एक जुड़ाव बनने लगता है। वे एक ही मेट्रो रूट के नियमित यात्री के रूप में एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। जब भी वे एक ही डिब्बे में होते हैं तो एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक जाना पहचाना चेहरा उन्हें सुकून देता है। धीरे धीरे उनकी बातें लंबी होने लगती हैं। शुरुआत में वे सिर्फ मेट्रो के बारे में बात करते हैं, जैसे देरी या भीड़ के बारे में, ऐसी सामान्य बातें जो दो अजनबी भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, उनकी बातचीत गहरी होने लगती है। वह ध्यान देती है कि वह हमेशा अपने साथ एक नॉवेल रखता है और हर कुछ हफ्तों में वह किताब बदल जाती है। एक दिन उसकी जिज्ञासा उसके संकोच पर भारी पड़ जाती है। इरावती उससे पूछती है कि वह इस समय कौन सी किताब पढ़ रहा है। यह छोटा सा सवाल उनके रिश्ते में एक नया मोड़ बन जाता है। प्रीतम अपनी किताब के बारे में पूछे जाने पर खुश हो जाता है। वह कहानी, किरदारों और लेखक के विचारों के बारे में बहुत उत्साह से बात करता है। वह साहित्य के बारे में ऐसे बात करता है जैसे कोई अपने किसी बहुत प्यारे दोस्त के बारे में बात करता हो, सच्चे लगाव और जोश के साथ। इरावती के लिए यह बातचीत उसके अंदर बहुत समय से सोई हुई किसी चीज को जगा देती है। शादी से पहले, घर संभालने और बच्चे की जिम्मेदारी से पहले, और जब उसकी चिंता इतनी ज्यादा नहीं थी, तब वह भी पढ़ती और लिखती थी। उसके भी अपने शौक थे, अपनी रुचियाँ थी और दुनिया को जानने की जिज्ञासा थी। लेकिन धीरे धीरे उसने इन सबको जिम्मेदारियों और डर के नीचे दबा दिया। प्रीतम उसे एक लाइब्रेरी में ले जाता है, जहाँ वह अपनी पसंद की किताबें ढूंढता है और उसे ऐसे लेखकों से मिलवाता है जिन्हें उसने कभी नहीं पढ़ा था, ऐसे विषय जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करता, बस वही साझा करता है जो उसे पसंद है। वह उसे ऐसी किताबें सुझाता है जो उसके दिल को छू सके, साधारण लोगों की कहानियाँ जो छोटे छोटे पलों में जीवन का मतलब ढूंढते हैं। इरावती फिर से पढ़ना शुरू कर देती है। वह लाइब्रेरी से किताबें उधार लेती है। शाम को जब घर का काम खत्म हो जाता है, वह बैठकर किताब पढ़ती है और खुद को दूसरी दुनियाओं, दूसरी जिंदगियों और नई संभावनाओं में खो जाने देती है। इन कहानियों के जरिए इरावती अपने उन विचारों और भावनाओं को समझने लगती है जिन्हें उसने कभी खुलकर व्यक्त नहीं किया था। मेट्रो का सफर, जो पहले उसके दिन का सबसे डरावना हिस्सा होता था, धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का सबसे खास और मायने रखने वाला हिस्सा बन जाता है। उस चलती हुई ट्रेन में, जहाँ वह जाने और पहुँचने के बीच होती है, उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है जो उसे कहीं और महसूस नहीं होती। एक दिन प्रीतम इरावती से पूछता है कि हैदराबाद में उसकी पसंदीदा जगह कौन सी है। इरावती कहती है कि उसे हैदराबाद की कोई खास जगह नहीं पता। शादी के बाद वह इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसने पूरे शहर को कभी घूमा ही नहीं और कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया। प्रीतम उसे शहर घुमाने ले जाता है और दोनों मिलकर हैदराबाद की मशहूर जगहों पर जाते हैं। इरावती उसके साथ सहज महसूस करती है। बहुत लंबे समय बाद वह सच में खुश महसूस करती है। उसे एक नई ताजगी महसूस होती है और वह लोगों के करीब आने के अपने डर को धीरे धीरे पार करने लगती है। वह खुद को शांत और सुकून में महसूस करती है। वह हैदराबाद की खूबसूरती, उसकी संस्कृति और अपनी जिंदगी के बारे में लिखने लगती है। प्रीतम उसे उसकी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह इरावती से कहता है कि हमें अपने शौक और जुनून के लिए समय निकालना चाहिए। इससे न केवल हमें जीने में मदद मिलती है, बल्कि हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और उनकी जिंदगी पर अच्छा असर डाल सकते हैं। घूमते हुए वे एक कब्रिस्तान देखते हैं। प्रीतम अचानक बहुत जोर से रोने लगता है। फिर वे जीवन की असली सच्चाई और प्रकृति के बारे में बात करते हैं। एक दिन प्रीतम उसे मशहूर ईरानी चाय पिलाता है और वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं। इरावती प्रीतम से अपने डर और पैनिक अटैक के बारे में खुलकर बात करने लगती है। वह बताती है कि भीड़ वाली जगहों पर उसे ऐसा लगता है जैसे वह डूब रही हो। घबराहट में उसका गला कस जाता है और अपने ही मन से लगातार लड़ते लड़ते वह थक जाती है।
वह यह भी बताती है कि कभी कभी शादी में उसे घुटन महसूस होती है, इसलिए नहीं कि उसका पति बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसकी अंदर की लड़ाई को समझ नहीं पाता। प्रीतम बिना किसी जजमेंट के चुपचाप उसकी बात सुनता है। वह उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करता, न ही कोई आसान समाधान देता है। वह बस उसे बोलने की जगह देता है, उसे जैसा है वैसा रहने देता है। और यही शांत और सम्मान भरा साथ धीरे धीरे इरावती को अंदर से मजबूत करने लगता है। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता है और इरावती अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा बताने लगती है, प्रीतम भी अपनी कहानी साझा करने लगता है। वह कहता है कि वह खुशी खुशी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। वह इरावती से कहता है कि उसका अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खास रिश्ता है। वह कहता है कि वह एक आदर्श और संतुलित जिंदगी जी रहा है। वे बस 2 लोग हैं जो एक साथ सफर कर रहे हैं, एक दूसरे को वो दे रहे हैं जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता, स्वीकार्यता, समझ और सच्चा जुड़ाव, बिना किसी उम्मीद या जिम्मेदारी के। हफ्तों और महीनों के गुजरने के साथ इरावती में साफ बदलाव आने लगते हैं। वह अब अपने घर से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलती है। अब उसे बाहर जाने से पहले घंटों खुद को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके पैनिक अटैक हालांकि पूरी तरह गायब नहीं हुए, लेकिन उनकी आवृत्ति और तीव्रता बहुत कम हो गई है। वह फिर से दुनिया में जिज्ञासा महसूस करने लगती है, उन चीजों को नोटिस करने लगती है जिन्हें वह देखना बंद कर चुकी थी। फिर वह अस्पताल जाती है और उसकी बहन रिया रो रही होती है क्योंकि उसका पति अमेरिका में है और उसका किसी लड़की के साथ अफेयर है। इरावती उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वह अपने और अपने बच्चे के लिए मजबूत रहे। फिर अस्पताल के वार्ड के बाहर रिया का पति खड़ा होकर इरावती से कहता है कि उसे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है और उसे नहीं पता था कि रिया गर्भवती है। वह माफी मांगता है और रिया के पास जाता है, लेकिन रिया बहुत नाराज हो जाती है और उसकी माफी स्वीकार नहीं करती। उसे कमरे से बाहर जाने को कहती है। वह इरावती से वचन देता है कि अब वह रिया और उसके बच्चे का ध्यान रखेगा। इरावती रिया को समझाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ना और छोड़ना बहुत जरूरी है। हमें अपने रिश्तों को माफ करना चाहिए और उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए। रिया मान जाती है और अपने पति से बात करने और उसकी माफी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। रिया को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और वह लेबर रूम में एक लड़की को जन्म देती है। ट्रेन में आरावती प्रीतम को बताती है कि उसकी बहन ने एक बच्ची को जन्म दिया है। वह समझाती है कि जिस वजह से वह रोज सफर कर रही थी वह अब पूरी हो गई है, इसलिए अब वह हर दिन यह यात्रा नहीं करेगी। प्रीतम फिर उसे बताता है कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब उनकी मुलाकातें यहीं खत्म होंगी। आरावती उसे धन्यवाद कहती है और बताती है कि उसने साथ बिताया हुआ समय दिल से संजो कर रखा है। वह उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसका साथ दिया और उसकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में मदद की। प्रीतम शांत होकर जवाब देता है और मान लेता है कि यह सच में उनकी आखिरी मुलाकात है। फिल्म में यह बहुत भावुक और दिल को छू लेने वाला सीन है। जब वे अलग होते हैं तो वे एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं और दोनों बहुत भावुक होते हैं, लेकिन दोनों शादीशुदा हैं और आखिर में उनका अलग हो जाना ही उनके रिश्ते का सही अंजाम है। जब आरावती अस्पताल पहुंचती है तो वह देखती है कि उसका पति अपनी साली से मिलने आया है। बाद में वे दोनों एक चाय की दुकान पर रुकते हैं। उसका पति उसे बताता है कि जब वह घर से दूर थी तब उसने खुद घर का काम संभाला और बच्चों का ध्यान रखा। इस अनुभव से उसे समझ आया कि उसकी जिम्मेदारियां कितनी मुश्किल हैं। वह सच्चे दिल से माफी मांगता है और मानता है कि वह उसे समय नहीं दे पाया, उसकी इच्छाओं की कद्र नहीं की और उसके शौक और सपनों पर ध्यान नहीं दिया। वह कहता है कि अब उसे उसकी अहमियत समझ आ गई है। उसकी ये बातें आरावती को गहराई से छू जाती है। वह उसे धन्यवाद कहती है और उनका रिश्ता धीरे धीरे फिर से मजबूत होने लगता है। धीरे धीरे आरावती की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगती है। वह अपने घर की जिम्मेदारियां फिर से संभालती है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वह दोबारा लिखना और पढ़ना शुरू कर देती है। एक दिन वह अलग होने के बारे में एक लाइन पढ़ती है कि लोगों की जिंदगी में हमें अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए, उन्हें कृतज्ञता के साथ याद रखना चाहिए और उनके हमारे जीवन पर पड़े असर को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह बात उसे गहराई से छू जाती है। उसे लगता है कि उसे प्रीतम से एक बार फिर मिलना चाहिए, उसे ठीक से धन्यवाद कहने के लिए और उसका हालचाल पूछने के लिए। वह उसे एक चिट्ठी लिखती है और उससे मिलने उसके घर जाती है। जब वह वहाँ पहुँचती है तो उसे वह घर पर नहीं मिलता। खिड़की से झांककर वह उसके बच्चों को देखती है और उसकी पत्नी की एक तस्वीर देखती है जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है, जिससे पता चलता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। तभी प्रीतम घर लौटता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और आरावती को वहाँ खड़ा देखकर वह चौंक जाता है। तभी सच्चाई सामने आती है कि प्रीतम ने जो कुछ पहले उसे बताया था कि वह खुशहाल जीवन जी रहा है, उसके 2 बच्चे हैं और उसकी शादी एकदम आदर्श है, वह पूरी तरह सच नहीं था। उसकी जिंदगी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और दर्द भरी थी जितना उसने उसे बताया था। प्रीतम उसे बताता है कि उसकी जिंदगी कभी भी आदर्श नहीं थी। दरअसल 2 साल पहले उसकी पत्नी और बच्चों की मौत हो चुकी थी। वह मानता है कि उसका व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं था। वह उन्हें पर्याप्त समय और ध्यान नहीं दे पाया और उनके चले जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला रह गया। किताबें पढ़ना हमेशा उसका शौक था,
और अकेलेपन में वही उसका सहारा बन गया। इस मोड़ पर कहानी अचानक बहुत दर्दनाक और गहरी भावनाओं से भरी हो जाती है। वह बताता है कि जिस दिन आरावती पसीने से भीगी हुई थी और ट्रेन को देखकर उसे पैनिक अटैक हो रहा था, उसी दिन वह खुद ट्रेन के सामने आकर अपनी जान देने की योजना बना चुका था। वह जिंदगी से पूरी तरह थक चुका था, लेकिन जब उसने आरावती को परेशानी में देखा तो वह रुक गया और उसकी मदद की। उसने उसका हाल पूछा और बाद में उसकी हालत को बेहतर समझने के लिए मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे लगा कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए और ऐसा करते करते उसे जीने का एक नया मकसद मिल गया। वह कबूल करता है कि आरावती की मदद करते करते उसने खुद को सुसाइड करने से बचा लिया और उसे दोबारा जीने की प्रेरणा मिली। यह सब सुनकर आरावती का दिल टूट जाता है। भावनाओं से भरी हुई वह उसे अपनी लिखी हुई चिट्ठी देती है, लेकिन प्रीतम उस पल की गहराई सह नहीं पाता और वह चिट्ठी फाड़कर एक तरफ फेंक देता है। इसके बाद आरावती घर लौट आती है और अपनी रोज की जिम्मेदारियां फिर से निभाने लगती है। वह अपने बच्चों और पति के साथ अच्छा समय बिताती है और उसकी मेंटल हेल्थ पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। अब उसे पहले जैसा संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन वह प्रीतम की हालत और उसके अकेलेपन के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहती है। वह सच में उसकी मदद करना चाहती है, जैसे कभी उसने उसकी मदद की थी। कुछ दिनों बाद प्रीतम लाइब्रेरी में किताबें लेने जाता है। लाइब्रेरियन उसे 2 किताबें देता है, जिनमें से एक का नाम है 8 AM मेट्रो। जब प्रीतम पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि यह किताब आरावती ने लिखी है। यह फिल्म का एक बहुत मजबूत मोड़ बन जाता है। यह इसलिए भी खास है क्योंकि प्रीतम ही वह इंसान था जिसने आरावती को फिर से लिखने के लिए प्रेरित किया था और अब वही अपने शब्दों के जरिए उसकी मदद करना चाहती है। अपनी लिखाई के जरिए आरावती यह बताती है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। इंसान को खुद को एक और मौका देना चाहिए, जैसे उसने उसे कभी सलाह दी थी। वह उसे सेकंड चांसेस के बारे में दिए गए उसके शब्दों के लिए धन्यवाद कहती है और बताती है कि उन्हीं शब्दों ने उसे अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की हिम्मत दी। अब वह चाहती है कि वह भी उसी सोच से ताकत ले, अपने दुख को कम करे और अपने अपनों के लिए जिए। वह लिखती है कि अगर उसकी पत्नी और बच्चे उसे इस तरह टूटे हुए देखते तो वे कभी नहीं चाहते कि वह ऐसे दुख में जिए। वह हमेशा सेकंड चांसेस पर विश्वास रखने और अच्छे की उम्मीद करने की बात पर जोर देती है। यह पढ़ने के बाद प्रीतम उस बिस्तर के पास जाता है जहां उसकी दिवंगत पत्नी की चीजें अब भी संभाल कर रखी हुई हैं। एक प्रतीक के रूप में वह उन पुरानी यादों को समेटता है और पानी में बहा देता है, जैसे अंतिम संस्कार कर रहा हो और अपने दुख को जाने देता है। फिल्म का आखिरी सीन बहुत भावुक है। एक मेट्रो ट्रेन आगे बढ़ रही होती है जिसमें अनगिनत यात्री बैठे हैं। यह एक मजबूत प्रतीक है। हर डिब्बे में बैठा हर इंसान अपनी अलग कहानी लेकर चल रहा है। जिंदगी भी उसी ट्रेन की तरह आगे बढ़ती रहती है और हर सफर अपने अंदर अनदेखे संघर्ष और उम्मीदें छुपाए होता है।